उमर खालिद का मैटर जो इतने समय से एक स्लो पेस में चल रहा था, अब स्पीड पकड़ता हुआ दिख रहा है। प्रोसिक्यूशन के आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो चुके हैं और अब दिल्ली पुलिस अपनी फुल फोर्स में अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने वाली है और अगली हियरिंग में नवंबर 11 से उनके सबमिशन शुरू होंगे। लेकिन उससे पहले एक बार नजर डालते हैं कि अब तक कोर्ट में अक्यूज ने क्या कहा है, किस तरह उन्होंने अपनी तरफ से सफाई दी और कैसे ये पूरा केस प्रोटेस्ट एंड कॉन्स्पिरेसी के बीच की रेखा को टेस्ट कर रहा है। अब व्यूअर्स, ये सब शुरू हुआ था उन दिनों से जब फरवरी 2020 के नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स ने देश को हिला दिया था। 53 लोगों की जान गई, 700 से ज्यादा इंजर्ड हुए और 750 से अधिक FIRs रजिस्टर हुई। CAA NRC प्रोटेस्ट के बीच ये वायलेंस एक सिंबल बन गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड नेशनल सिक्योरिटी के बीच एक टग ऑफ वॉर का। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने शिफाउर रहमान, उमर खालिद, शर्जिल इमाम, गुलफिशा फातिमा और मिरान हैदर जैसे लोग हैं जिन पर एलिगेशंस है कि उन्होंने एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी रची थी देश में कम्युनल राइट्स भड़काने के लिए। इन सब पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर चार्जेस लगे हैं कि वो लॉ जिसमें बेल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब कोर्ट रूम में सबसे पहले बात रखते हैं एक्टिविस्ट शिफाउर रहमान के लॉयर सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद। उनका कहना है कि नो ऑफेंस वाज मेड आउट अगेंस्ट हिम अंडर द UAPA इन कनेक्शन विद द 2020 दिल्ली राइट्स। अब खुर्शीद ने आर्ग्यू किया कि शिफा जो जामिया मिलिया इस्लामिया अलुमनाई एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, ना कभी किसी वायलेंस में शामिल हुए, ना कि उन्होंने प्रोवोकेटिव स्पीच दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के बेंच जस्टिसेस अरविंद कुमार एंड NV अंजारिया के सामने कामली कहा कि he was cherry picked. My lords, he duly surrendered after interim bail and never violated any condition. उनका टोन मेजर्ड था बट वर्ड्स शार्प थे। कोर्ट में उनका कहना था कि शिफा ने सिर्फ प्रोटेस्ट का सपोर्ट किया था, उन्होंने कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की थी, वो बस एक कन्वीनियंट स्केपगोट बना दिए गए हैं। अब उसी हियरिंग में उमर खालिद, शर्जिल इमाम और गुलफिशा फातिमा के भी बेल प्लीज सुने गए। ये सब लोग दिल्ली हाईकोर्ट के सितंबर 2 के ऑर्डर को चैलेंज कर रहे हैं जहां उनकी बेल रिजेक्ट हो गई थी। तब सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने उमर खालिद के लिए खड़े होते हुए कोर्ट रूम में एक डायलॉग दिया जो कि गूंज गया। कहा कि आउट ऑफ 116 राइट रिलेटेड केसेस 97 have ended in acquittals. The trial courts themselves have observed fabrication of evidence. उन्होंने साथ ही कहा, My client has no criminal role or conspiratorial link to the violence. He only exercised his right to dissent. अब उनका आर्गुमेंट क्लियर था कि उमर खालिद को टारगेट किया गया है because he was a strong voice against the government policies. To protest is not to conspire. ये उन्होंने कोर्ट रूम में एम्फसाइज किया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस को रिप्रेजेंट करते हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल S.V. राजू ने शार्पली रिप्लाई दिया, कहा कि द डिफेंस आर्ग्यूमेंट्स आर इररिलेवेंट एंड इंटेंडेड टू प्रेजुडाइज द कोर्ट। अब उनका कहना था कि डिफेंस फैक्ट से ज्यादा परसेप्शंस क्रिएट करने में बिजी है। कोर्ट में अब तक अक्यूज्ड के आर्ग्यूमेंट्स 3 दिन तक चले हैं, अक्टूबर 31 से नवंबर 2 तक। हर अक्यूज ने अपनी कहानी रखी, अपनी इनोसेंस बताई। अब जब उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड हो गए हैं तो दिल्ली पुलिस ने अपना अफिडेविट फाइल करके एक एक्सप्लोसिव क्लेम भी किया है कि ये सब राइट्स अ डीप रूटेड, प्रीमेडिएटेड एंड ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्स्पिरेसी का रिजल्ट था। पुलिस ने कहा कि ये सब कुछ डेलिबरेट एंड कोऑर्डिनेटेड अटेम्प्ट टू डिस्टेबलाइज द स्टेट था। और सबसे शॉकिंग बात थी कि उन्होंने ये लिखा कि द वायलेंस वाज टाइम टू कोइंसाइड विद द विजिट ऑफ देन US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। उनका कहना था कि ये राइट्स इसलिए प्लान किए गए थे ताकि इंटरनेशनल मीडिया का ध्यान इंडिया पर आए और CAA को एक एक्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन के रूप में प्रोजेक्ट किया जा सके। पुलिस के एफिडेविट के एग्जैक्ट वर्ड्स थे कि द मटेरियल्स ऑन रिकॉर्ड इंक्लूडिंग चार्ट्स रेफरेंसिंग US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एस्टैब्लिश बियॉन्ड डाउट दैट द कॉन्स्पिरेसी वाज प्री-प्लान्ड टू coincide with his official visit. The purpose was to internationalize the CAA issue by portraying it as a program against the Muslim community in India. अब अफिडेविट में पुलिस ने लिखा भी कि the issue of CAA was carefully chosen to act as a radicalizing catalyst camouflaged under the guise of peaceful protest. यानी उनके मुताबिक ये प्रोटेस्ट पीस के मास्क पहने हुए एक प्लान्ड अटैक था, डेलिब्रेट स्ट्रैटेजी ताकि वायलेंस एरप्ट हो और सरकार पर इंटरनेशनल प्रेशर बने। अब पुलिस ने कहा कि इन प्रोटेस्ट के नतीजे में 53 लोग मारे गए, प्रॉपर्टीज जल गई और एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सजेस्ट दैट दिस कॉन्स्पिरेसी वाज डिजाइंड टू बी रेप्लिकेटेड ऑन अ पैन इंडिया स्केल।
उनका एक और शार्प स्टेटमेंट था कि द कॉन्स्पिरेसी हैश्ड, नर्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द पेटिशनर्स sought to strike at the very heart of the sovereignty and integrity of India by destroying communal harmony and instigating armed rebellion. पुलिस ने कोर्ट से कहा भी कि ये कोई रेगुलर प्रोटेस्ट नहीं था, बल्कि एक रेजिम चेंज ऑपरेशन था और ऐसे केसेस में प्रिंसिपल सिंपल होना चाहिए. इन केसेस स्ट्राइकिंग एट द इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जेल एंड नॉट बेल मस्ट रिमेन द नॉ. उन्होंने आर्ग्यू किया कि इनके अगेंस्ट एलिगेशंस प्राइमा फेसी ट्रू हैं और जब तक यूएपीए के प्रिजम्पशन को अक्यूज्ड रिबर्ट नहीं करते, बेल नहीं दी जा सकती. पुलिस ने कहा कि गिवन द एक्सट्रीम ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस, बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड merely on the ground of delay, particularly when the petitioners themselves are responsible for it. उनका ये भी कहना था कि अक्यूज ने deliberately ट्रायल को डिले किया है. The delay in commencement of the trial is solely attributable to the petitioners who through their machinations have sought to derail and obstruct the process. अब कोर्ट में ये एफिडेविट पढ़ते हुए सबको पता चल गया था कि दिल्ली पुलिस is ready to fight this case tooth and nail. अब अगर पिछले ऑर्डर्स को देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को जब बेल रिजेक्ट की थी तो उन्होंने लिखा था कि अक्यूज्ड का रोल ग्रेव था और उनकी स्पीचेस इन्फ्लेमेटरी. हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में ये भी कहा था द राइट्स वर नॉट स्पॉन्टेनियस बट अ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी विद अ सिनिस्टर मोटिव, और इसी वजह से बेल डिनाई कर दी गई थी. नाउ सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि क्या ये अक्यूज्ड सच में एक ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे या फिर उन्हें बस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए पनिश किया जा रहा है. डिफेंस का स्टैंड है कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. टू क्रिमिनलाइज डिसेंट इज टू साइलेंस डेमोक्रेसी, जबकि प्रोसिक्यूशन कह रही है कि दिस वाज नो प्रोटेस्ट, दिस वाज अ रिबेलियन इन डिस्गाइज. कोर्ट में दोनों तरफ के इमोशंस हाई है. एक तरफ आर्ग्यूमेंट है कि ये केस सिविल लिबर्टी का टेस्ट है और दूसरी तरफ आर्ग्यूमेंट है कि ये देश के सोवरेनिटी पर वॉर है. सुप्रीम कोर्ट का ये मैटर अब सिर्फ एक बेल हियरिंग नहीं रहा, ये डिसाइड करेगा कि डिसेंट और देश विरोधी एक्टिविटी के बीच एक कोर्ट का बैलेंस क्या होता है. लॉ स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट के लिए केस एक प्रेसिडेंट सेट करेगा, क्योंकि अगर कोर्ट ने यहाँ बेल दी तो वो एक सिंबॉलिक मैसेज होगा कि डिसेंट क्रिमिनल नहीं होता, लेकिन अगर कोर्ट ने बेल डिनाई की तो मैसेज ये जाएगा कि जब देश के इंटीग्रिटी का सवाल हो तो लिबर्टी मस्ट यील्ड टू सिक्योरिटी. अब सारी आंखें नवंबर 11 पर टिकी है जब दिल्ली पुलिस अपने एविडेंस और डिजिटल प्रूफ कोर्ट्स के सामने रखेगी. क्या उनकी चैट्स, कॉल रिकॉर्ड्स और सर्वेलेंस मटेरियल्स ये सब प्रूफ कर पाएंगे कि राइट्स एक प्लान्ड एक्ट था, या फिर कोर्ट ये मानेगी कि ये सब एक एग्जैजरेटेड थ्योरी है और एक्चुअल में अक्यूज्ड सिर्फ एक प्रोटेस्ट मूवमेंट का हिस्सा थे. जो भी हो, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इस केस में बहुत क्रूशियल होगा, क्योंकि इसके बाद हर प्रोटेस्ट, हर डिसेंट मूवमेंट के लीगल कंटोर्स डिसाइड होंगे. फिलहाल डिफेंस साइड कह रहा है कि वी हैव कंक्लूडेड आर्ग्यूमेंट्स असर्टिंग एन इनोसेंस, और अब दिल्ली पुलिस की बारी है जो कह रही है कि वी विल एस्टैब्लिश द ऑर्केस्ट्रेटेड कॉन्स्पिरेसी बियॉन्ड डाउट. तब सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल रूलिंग देगी तो क्या वो डिसेंट को प्रोटेक्ट करेगी या देश की सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज? आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा.